अभी मैंने वहां पे बताया आईबीए इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका आईबीए के लिए, ऑप्शन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। या तो सिंथेटिक पूछ रहा होगा या तो नेचुरल के लिए पूछ रहा होगा, और बोथ ऑप्शन है तो बोथ इज मोर एप्रोप्रिएट। सर्टेन कंपाउंड्स इनहिबिट, तो वो क्या हो जाएंगे, एंटीऑक्सीन या ऑक्सीन इनहिबिटर। क्लियर, इनहिबिट एक्शन ऑफ ऑक्सीन एंड compete विद ऑक्सीन फॉर एक्टिव साइट्स। अब हमें पता है कि यार जब ऑक्सीन किसी चीज से वर्क कर रहा है तो वहां पे एंजाइम्स होंगे, रिएक्शन कर रहा है एंजाइम्स होंगे। ऑक्सीन एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होगी, ये सारी फंडामेंटल अपने को सबका सबका क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इनहिबिटरी कंपटीशन हो रहा है, इनहिबिटिव कंपटीशन हो जाएगा। क्लियर, तो आपका जब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर है एंड सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाए तो वो रिएक्शन आपका इनहिबिटरी इफेक्ट को शो करेगा, सबस्ट्रेट की एक्टिविटी वहां पे नहीं होगी। तो ऐसे केमिकल्स को बोलेंगे एंटी ऑक्सीन या ऑक्सीन इनहिबिटर। ऑक्सीन के अगेंस्ट में वर्क करने वाला पीसी एंड टीबा। ठीक है, पीसी, पीसीआईबी एंड टीबा, दोनों के फुल फॉर्म। ज्यादा इसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, बस इनके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। पी का मतलब है पैरा क्लोरो आइसोब्यूटारिक एसिड। टी का मतलब अगेन तीन पोजीशन आएगी, लेकिन क्या है ये, आइडो। ठीक है, अब क्लोरीन और आयोडीन की आप प्रॉपर्टी ध्यान से करो तो वो आपको दिखेगा कि वो नियर बाय ही अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में, और वो इनिबिटरी, वो बाइंड करेगा एंड इनिबिटरी इफेक्ट को शो करेगा। तो पैरा क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटरिक एसिड एंड 2,3,5 ट्राइक्लोरो ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड्स आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। टिबा इज यूज्ड इन पिकिंग कॉटन ब्लॉम बॉल्स। अब देखो जैसे मैंने बोला कि मैंगो को जोड़ के रखने के लिए आप ऑक्सीजन को स्प्रे कर रहे हैं, अब आप शेड ऑफ कराना चाहते हो। भाई कॉटन पूरे ग्रो कर चुके हैं, कॉटन बॉल्स फूट चुके हैं, उसमें कॉटन, कॉटन मतलब समझ रहे हो ना, कपास की जो खेती बोलते हैं, इंडिया उसमें नंबर 1 है। बीटी कॉटन वगैरह पढ़ा होगा तुमने अभी 10th में, थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 12th में पढ़ना है जाओ डिटेल। तो इसको आप चाह रहे हो कि ये इजीली पिकअप हो जाए, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन था स्ट्रांगली जोड़े रखने के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, इसको वहां से रिमूव करने के लिए। ठीक है बेटा, तो एक आप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखोगे तो आपको क्लियर रहेगा एकदम। ऑक्सीजन था उसको बाइंड करने के लिए कि कोई चीज ग्रो कर रही है तो वो प्लांट से जुड़ी रहे, इसके लिए हम ऑक्सीजन का स्प्रे किए। वो मैच्योर हो चुकी है, वो नेचुरल एब्सिशन में जाएगी ही जाएगी, लेकिन हम फास्ट उसको मतलब ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए फास्ट उसको कलेक्ट करना चाह रहा है, तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे क्रॉप पे टिबा को स्प्रे करा दिया। ठीक है बेटा, तो वो हो जाएगा पिकिंग ऑफ कॉटन ब्लास्ट में पल्स को यूज करने में। नाउ bioassay, what is bioassay? Definition is very important, subjective part से भी this portion is very very important। ठीक है, एवेना कर्वेचर टेस्ट आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में भी आता है, एंड दिस इज द चैप्टर विच कवर्स इन 12th बोर्ड। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th में, सीबीएसई में 11th में है, लेकिन आपके महाराष्ट्र बोर्ड में ये 12th में है। तो बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन एक केमिकल का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में या एक लिविंग सेल्स के अंदर एक उसका रिस्पॉन्स देखना, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, दैट इज द बायो एसे ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, या यू कैन से केमिकल। ठीक है बेटा, तो टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, आपके पास होनी चाहिए नोट डाउन, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ बेटा ये सब्जेक्टिव का पार्ट है आपके। कोई भी चीज अभी जब भी हम बोलते हैं ना तो उसको ऐसा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बस मत पढ़ा करो, तुम्हें लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी हम कौन सी देख रहे हैं, ग्रोथ, क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑफ अ सब्सटेंस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय एम्प्लॉइंग लिविंग मटेरियल इज कॉल्ड बायोएसिड। और जब हम एक्टिविटी में ग्रोथ देख रहे हैं, सब्सटेंस में ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो दैट इज द बायोएसिड ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी चीज है, क्लियर है बेटा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को टेस्ट कर रहे हैं हम, जो उसके प्रेजेंस में होगी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, वो किस रेशियो में हो रही है, कितनी हो रही है, दैट इज द बायोएसिड। ठीक है बेटा, अब कैसा है ये, क्वांटिटेटिव ही होगा, क्वांटिटी आप देखोगे
That is the quantitative test. Auxin bioassay is also quantitative test as it measure amount of effect in response to a particular concentration of auxin. सिंपल सी चीज है. नाउ एवेना कर्वेचर टेस्ट पहले भी हमने पढ़ा था. वेंट ने जो एक्टिविटी की थी उससे उन्होंने जब अगार का ब्लॉक अगार के ब्लॉक में कॉल अगार के ब्लॉक में उन्होंने क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा लिया था एंड उसको यूज किया था शूट टिप के ऊपर, कटे हुए शूट टिप के ऊपर. तो वहां पे उनको एक कर्व दिखा था. याद आ रहा है ना तुम लोग को? फिर से देख लो इमेज में. दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. इस अगार ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस किया तो ये जो कर्व दिखा और ये जो प्लांट है दैट इज एवेना. ठीक. और एक कर्व आ रहा है इसलिए उसको बोलते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट. डिमॉन्स्ट्रेटेड. अब कितना अगार के अंदर कितने कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन है इसको आप मेजर कर सकते हो. क्लियर बच्चा? तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसंट्रेशन पे कितना वो शूट बेंड होगा. हाउ मच concentration of oxygen and how much bending takes place. इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना. सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे? ये दोनों चीज हो सकती है ना एक्सपेरिमेंटली. उसी की जो स्टैटिस्टिक्स बनेगी, उसी का जो आपको कंक्लूजन मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसको आप बोल रहे हो बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन. तो डिफरेंट कंसंट्रेशन, आप यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन वेरी करो ऑक्सीजन का, आपको एज ए रिजल्टेंट डिफरेंट आउटकम्स ऑब्टेन होंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे आपके पास. इन रिजल्ट्स को आप एक टेबल फॉर्म में मेंशन करो कि 1% ऑक्सीजन पे 1 mg ऑक्सीजन पे इतना है, 2 mg पे इतना है, 3 पे इतना है. इस तरीके से आपका पूरा दोनों टेबल बन जाएगा और उसकी स्टेटिस्टिक्स जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको उसका एक क्वांटिटेटिव टेस्ट आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? इतना आपको समझना नहीं है, ये हम बस इसलिए बता रहे हैं कि समझ जाओ कि ये है क्या. Pavena curvature test carried out by F.W. Wendt 1928 demonstrated the effect of oxygen on plant growth by performing some experiment with oat, that is Avena sativa. साइंटिफिक नेम भी इम्पोर्टेंट है, जनरल नेम भी इम्पोर्टेंट है, शूट टिप की तरफ हो रहा है, दैट्स वाई पोलियोप्टाइल हम ध्यान में रखेंगे. कल ही हमने देखा ये सारे लेयर पे कैसे इफेक्ट करता है. यहाँ तक तो हो गई कहानी. ऑक्सीजन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन. आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में आपने देखा एजेंट ऑरेंज को, एजेंट ऑरेंज की स्टोरी ध्यान में रखनी है, एजेंट ऑरेंज टर्म याद रखना है, कॉम्बिनेशन याद रखना है, एंड थर्ड थिंग और नेक्स्ट क्या देखा, एंटी ऑक्सीजन. ठीक. ओके. एंड बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन. नाउ अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन फटाफट से देखते हैं क्योंकि आज इसको कवर करना है. Auxins control several kinds of plant growth process. These are as follows. First है cell elongation, जिसको अभी आपने डिटेल में इमेज के थ्रू समझा. क्लियर. ऑक्सीजन प्रमोट elongation and growth of stems and roots. दोनों शूट पे, दोनों टिप पे वो फॉर्म हो रहा है तो जिधर जिधर से मूव करेगा enlargement करता जाएगा सेल वॉल का, elongation करता जाएगा सेल का. ठीक है. इनलार्जमेंट ऑफ मैनी फ्रूट्स. अब जहां जा देखो फ्रूट्स भी सेल से बनी है, इनलार्जमेंट हो रहा है तो वहां पे भी ऑक्सीजन कर रहा है. बाय स्टिमुलेटिंग elongation ऑफ सेल्स इन ऑल डायरेक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. ऑल डायरेक्शन में स्टिमुलेट कर रहा है सेल के फॉर्म को, elongation को. द ऑक्सीजन कॉज, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल enlargement by solubilization of carbohydrate, loosening of microfibril. अब बोलो कार्बोहाइड्रेट क्या है? क्या है बेटा कार्बोहाइड्रेट? माइक्रोफाइब्रिल बोलो आप, साइटोस क्या बोल रहे हैं, सेलुलोज की पूरी थ्रेड बोलो, माइक्रोफाइब्रिल बोलो उसको. ठीक है. वो सब क्या है आपके? कार्बोहाइड्रेट से ही बने हैं. हेमी सेलुलोज बोलते हैं हम, सेलुलोज बोलते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड्स. माइक्रो सोल्युबलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब वही जो हमने आपको लूजनिंग बता रखी है. ठीक है. लूजनिंग ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, सिंथेसिस ऑफ मोर वॉल. कुछ थ्रेड टूटेंगे तो बाकी थ्रेड लूज हो जाएंगे, वही चीज है. तो कुछ थ्रेड सोल्युबलाइज हो रहे हैं और एज ए रिजल्टेड आपका लूजनिंग ऑफ माइक्रोफाइब्रिल हो रहा है. सिंथेसिस ऑफ मोर वॉल मटेरियल जो मैंने बताया, सेकेंडरी डिपोजिशन या प्राइमरी ग्रोथ भी चल रही है उस सेल की, पर्टिकुलर सेल की.
अभी डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो वहां पे प्राइमरी कंटेंट और ज्यादा आके उस लूजनिंग वाले स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगी। इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एंड रेस्पिरेशन। परमिएबिलिटी क्यों? क्योंकि आपका देखो बेटा पैरेलली अभी हम सिर्फ एक मैकेनिज्म की बात करें तो भी यहाँ पे क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आई ए माइनस, एच प्लस एंड आई ए एच। तीन मॉलिक्यूल तो एक प्रोसेस के लिए हम जनरल बात कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए और भी कई चीजें वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, तो इससे क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है। क्लियर? एंड एटीपी का फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है, दैट्स वाई उसके लिए तो रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा ना, सेलुलर रेस्पिरेशन हाई। तो ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसको ध्यान ध्यान में रखना, और आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी, आप रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से। सिर्फ इस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में भी आप देख रहे हो तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये किसी एक फॉर्म में सिर्फ आईएएच ट्रांसपोर्ट हो रहा होता तो कोई बात नहीं था, ठीक है, लेकिन एनायनिक आयनिक फॉर्म में भी आ रहा है और आपको रिड्यूस फॉर्म में भी आ रहा है, पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सारी प्रोसेस चल रही है। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यूज ऑफ एनर्जी इज देयर, दैट्स व्हाई इंक्रीज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एंड दैट्स व्हाई सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। मार्क कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो चीज यहाँ पे नहीं लिखी है वो है आपकी एक्सपेंसिव प्रोटीन वाला, तो उसको इसी नोट्स में यहाँ पे मेंशन कर लोगे, इमेज वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ रिएक्शन बना सकते हो। आई ए माइनस आई एच, इसको फ्लो चार्ट में आई ए माइनस एच प्लस दोनों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई ए एच का फॉर्मेशन हो रहा है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, और इसका आई ए माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड एच प्लस इंडिविजुअल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ड्यू टू एच प्लस पीएच इज एसिडिक, एसिडिक पीएच में आईएएच का फॉर्मेशन मोर होता है, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन इन साइटोसॉल, न्यूट्रल पीएच पीएच 7, एट एसिडिक पीएच एक्सपेंसिन इज एक्टिव। ये समरी है आपकी, तो इस तरीके की समरी आप यहाँ पे 2 to 4 लाइन में अपने लैंग्वेज में पाठ बना के लिख लोगे और मुझे सेंड कर दोगे तो मैं एक बार चेक भी कर लूंगी। Oxygen can cause H plus to be pumped into the cell wall, activating expansin. यहाँ पे आ गया नाम expansin, enzyme protein that breaks hydrogen bond of cellulose fiber. ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिख लेना, तुमको मैकेनिज्म के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमेज नहीं बढ़ाना है, जैसे एक्सपेंड करेगा वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा तो टर्जिडिटी पड़ेगी, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो इतना हर जगह नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपके ब्रेन में भी रखो बेटा। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, सेंट्रल वैक्यूल का साइज बढ़ा तो पूरी की पूरी जो आपकी लूजनिंग ऑफ सेल वॉल थी वहां पे ऑक्युपाइड हो गया वो, तो यहां से ये इनिशियल हो गया, दिस वन इज इनिशियल सेल एंड दिस वन इज इनलार्ज सेल। ठीक है, एंड ये इनलार्जमेंट में ऑक्सीजन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक बच्चा, आगे बढ़ते हैं। एपिकल डोमिनेंस, अब बात आ जाती है थोड़ा सा ग्रोथ से बाहर निकलते हैं। एपिकल डोमिनेंस, आप पहले पुराने उसमें चले जाओ, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है, एपिकल पे हो रही है। ठीक है, टिप को अगर हम कट कर दिए तो हमारे यहाँ पे बर्ड भी, एक्सिलरी बर्ड भी छूट रही होगी बेटा, जैसे जैसे ये ग्रोथ कर रही होगी, तो आप टिप पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब टिप साइड में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, दैट इज एपिकल डोमिनेंसी। जब तक आप इसको कट नहीं करोगे तब तक ये नहीं ग्रो करेगी बहुत तेजी से, मतलब वो ग्रो करेगी लेकिन स्लो करेगी। तो डोमिनेंसी किसकी हुई, जैसे आप अपने घर में अपने बड़े भैया के या बड़े मम्मी पापा के रहने से आप थोड़ा सा धीरे धीरे कोई चीज कर रहे हो, धीरे धीरे बात कर रहे हो, धीरे धीरे गाना सुन रहे हो, ठीक, अभी उनको कह दो कि वो मार्केट चले गए या वो अपने किसी काम में लग गए तो आपके अंदर देखो तेजी आ जाएगी। तो वो क्या कर रहे थे, वो उस वक्त आपको डोमिनेट कर रखे थे, डांटना जरूरी नहीं, उनकी प्रेजेंस ही आपको डोमिनेट कर रही है। तो सेम वे में एपेक्स है तो वो डोमिनेंसी को शो करेगा, दैट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ। इन मैनी प्लांट्स द एपिकल बर्ड ग्रोज एंड द लोअर एक्सिलरी बर्ड, जो आपके एक्सेस पे रह जाएंगी, आर सप्रेस्ड। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लोअर बर्ड। क्लियर? द ऑक्सिन ऑफ द टर्मिनल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, जब तक वो प्रेजेंट है तब तक इनहिबिट कर रहा है, रिमूव कर दोगे तो आप वो
ग्रो करने लगेगा आपका एक्सिलरी बड। दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। एज इट इज नोट डाउन करोगे, छोटी सी नोट्स होनी चाहिए इसकी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन हैज फाउंड यूज इन एग्रीकल्चर। अब देखो बेटा, बहुत कॉमन सी बात है, तुमने अगर कहीं पे खेती गृहस्थी देख रखी है थोड़ी भी, इवन गार्डनिंग भी देख रखी है, कहीं नहीं अपने स्कूल में देख रखी है, या किसी ऑफिस में पापा के साथ कहीं घूमने गए हो देख रखी है, तो आप वहां पे बहुत जनरल सा फंडामेंटल चीज देखते होगे। एक माली होगा, वो माली इन ऐसे ऐसे जो आपकी वहां पे प्लांट्स लगे हुए हैं, वॉट एवर द प्लांट्स, उनके टिप को काटता हुआ नजर आएगा। सीजर्स को, बड़ी सी सीजर्स होती है, उसको यूज करके वो टिप को कटिंग करता हुआ दिखेगा। सबने देखा है ये चीज? कहीं नहीं तो टीवी में देखा होगा बेटा, बहुत सारी मूवीज में दिखा देता है, माली बैठा है वो कैंची चला रहा है, तो जनरल आप उसमें देखोगे कि वो कटिंग करता रहता है, वो उसको क्या शेप देना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो कट कर देता है। जैसे अब उसको एक तुमने देखा होगा, उसको हिंदी में मोरपंखी का प्लांट कहते हैं, उसको अलग अलग गार्डन में इस तरीके का, जैसे कहीं शेप दे रखा है, कहीं इस तरीके से शेप दे रखा है, तो ये डेकोरेटिव में यूज होता है। तो वो माली क्या करेगा, उसको हमेशा इसी कटिंग को मेंटेन रखेगा, तो वो यहाँ उसकी जानबूझ के ग्रो करा रहा है और यहाँ पे ग्रोथ को कट करता जा रहा है। ठीक है बेटा, दिस इज द मेथड विच यूज्ड इन एग्रीकल्चर। आप उसको चाह रहे हो कि इधर लैटरली फ्लावर ना लगे, लैटरली फ्रूट्स ना लगे, सिर्फ यहाँ पे आपको बढ़िया एकदम ग्रोथ वाला एक, जैसे वाटरमेलन चाहिए बड़ा सा, कोई भी देखो वाटरमेलन को एज्यूम कर सकते हो, तुम भी कुकुर बेटा का तुम इधर से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे लौकी वगैरह को समझ सकते हो। तो वो भी क्या करेंगे, लैटरल चीजों को कट करते रहेंगे ताकि आपकी कुछ ग्रोथ बहुत अच्छी मिले। समझ रहे हो? तो दैट इज द प्रॉपर्टी विच यूज्ड इन एग्रीकल्चर। बोनसाई डिफरेंट थिंग हो गई, बोनसाई डिफरेंट है, वहां पे दूसरा साइंस है। ठीक है, वो छोटे छोटे क्रॉप में तुम्हारा रिप्रोडक्टिव आ जाता है उसमें। यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ चल रही है, जैसे जस्ट सपोज ये क्रीपरी प्लांट है, अब यहाँ पे भी ब्रांच है, एक आपका लौकी इधर लग गई, एक लौकी इधर लगती जा रही है, छोटी छोटी कई सारी है, नेनुआ लौकी कोई भी इसमें समझ लो। ठीक है, और यहाँ तक किसी में ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपने ये चार पांच काट दिए, आप एक अल्टरनेट पोजीशन पे कटिंग करते चल रहे हो, तो अब क्या होगा, इसका न्यूट्रिशन यहाँ तक पहुंच रहा होगा, इसका न्यूट्रिशन यहाँ पे, इनके जो कट किया उनका, उनके हिस्से का खाना से समझो, एकदम लेमैन की तरह समझा रही हूँ मैं, उनके हिस्से का खाना, और जो वहां पे ग्रो कर रहा है उसको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल गया, तो वो उससे कंपैरेटिवली अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो डिजायर्ड, आप एग्रीकल्चर को बहुत अप्रोप्रिएट बनाने के लिए इस सब मेथड को यूज करते हो। क्लियर बच्चा? दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन हैज फाउंड यूज इन एग्रीकल्चर ताकि एपिकल डोमिनेंसी मेंटेन रहे। स्प्राउटिंग ऑफ लैटरल बर्ड्स आईज ऑफ द पोटैटो। अब घर में ट्यूबर रखा हुआ देखे होगे, उसमें देखो कुछ दिन में बोल दो कि मम्मी ये दो आलू तो मत ही छूना, ये मैंने मॉर्फोलॉजी के टाइम में भी बताया था, तो उसमें देखोगे तुम कि वहां पे ग्रोथ आ जाती है। इस चेक बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सीजन। दैट्स वाई मैंने वहां पे बताया तुम्हें NaA इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आलू की खेती, आलू हम लोग को पता है कि कितना जरूरी है भाई, बिना चिप्स और पापड़ के तो कोई चल ही नहीं रहा है, तो बहुत ही जरूरी है। तो वहां पे एग्रीकल्चर में आप सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज करते हो, एंड दैट ऑक्सीजन इज NaA, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंट्रोल ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन को मतलब इनिबिट करता है। ठीक है, अब टाइम से पहले फ्रूट नहीं गिर रहा है, टाइम से पहले लीव्स नहीं गिर रही है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? कंट्रोल ऑफ एब्सिशन लेयर। लेकिन एक बात और समझ लो यहीं पे, अगर वो मैच्योर हो चुका है, अगर प्लांट मैच्योर हो चुका है, तो ऑक्सीजन अपना रोल बदल देता है, वो एब्सिशन को फेवर करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्री मैच्योर ड्रॉप को रोकेगा एंड मैच्योर ड्रॉप को वो फेवर करता है। कैसे करता है ये सब अभी बॉटनिस्ट लोग का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, तो आपको मेनली इसको रखना है, ऑक्सीजन inhibits abscission of leaves and fruits. Abscission layer is produced when the oxygen content falls below a minimum. अगर मिनिमम हो गया तो वहां पे एब्सिशन लेयर का, एब्सिशन लेयर क्या हुआ, जैसे जस्ट सपोज ये आपका चलो मैंगो ही बना देती हूँ, मैंगो है तो मैंगो जहां से अटैच्ड है ब्रांच से, यहाँ पे आपकी एक लेयर बनेगी, दैट इज एब्सिशन, और ये जब टूटेगा तो इसके साथ ही टूटेगा।
कभी आप मैंगो को देखोगे यहाँ से नहीं टूटे, कभी एप्पल को देखोगे तो वो भी बिना डंठल के मार्केट में मतलब टूटता नहीं है वो बिना डंठल, तो बाद में उसकी डंठल निकाली जाती है। मतलब ये छोटा सा जो उसको होल्ड करके रखा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे एक लेयर बनेगी, उस लेयर के फॉर्मेशन को ये रोकता है। Premature drop of fruits such as apple, pear, and citrus can be prevented to a great extent by spraying the trees with a dilute solution of IAA, NAA और some other oxide। बताया मैंने सिंथेटिक के टाइम में ये चीज। आई थिंक यहाँ पे भी उठने का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट वीड कंट्रोल 2,4-D 24 और 5T का भी हमने कॉम्बिनेशन देखा, एजेंट ऑरेंज वाली बात की, तो वो क्या होगा, एज अ वीडी साइड इफेक्ट की है। ठीक। Weeds are undesirable in a field with a crop. Weeds cause competition for water, mineral, light and space. This cause poor yield। जितनी प्लांट उतना ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगे तो आपका जो मेन प्लांट है उसको न्यूट्रिशन कम पहुंचेगा। By the spray of 2,4-D, broad-leaved weeds can be destroyed, but 2,4-D does not affect the इसमें आ जाएगा आपका डज नॉट अफेक्ट द डाइकॉट्स, मतलब जो बहुत ज्यादा आपको वहां पे डिजायर्ड वाली है ना उनको अफेक्ट नहीं करता है वो। डज नॉट अफेक्ट, तुम डायरेक्ट लिख लो डिजायर्ड, कंफ्यूजन। ठीक है, इसलिए उसके अलग अलग कंसंट्रेशन है, अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। रूट डिफ्रेंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक, ध्यान से सुनना बेटा इस पॉइंट को, अगर एक रूट फॉर्म्ड है तो वहां पे ऑक्सीजन इनिबिटरी इफेक्ट करता है, ऑलरेडी बनी हुई रूट है। ठीक है, लेकिन एक आपने कैलस की बात की, कैलस याद है सबको, एमॉर्फस ग्रुप ऑफ सेल जो आपके एक्स प्लांट से डेवलप हुआ, इसमें आपको रूट फॉर्मेशन इंड्यूस कराना है, रूट का फॉर्मेशन कराना है। देन ऑक्सीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रूट डिफरेंशिएशन, रूट को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, या आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करा रहे हो, जैसे रोज में आपको पता है स्टेम को कट करते हैं ना, ऐसे कलम कट करते हैं, स्टेम है, स्टेम को कट कर दिया, फिर इसको आप सॉइल में इंसर्ट करते हो। सॉइल में इंसर्ट करने के पहले अगर आपने पैराफिन पॉली बैग में इसको ग्रो कराया है तो वहां पे आप हार्मोन यूज करते हो। मैनी न्यू प्लांट्स आर यूजुअली प्रोपोगेटेड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन by stem cutting, that is rose and bougainvillea. If we dip the lower cut end of a cutting in dilute solution of oxime, especially IBA, gives very good results. Very soon large number of roots are developed on the cut end, due to which these cutting develop into successful plant। अभी आपने इसको कट किया ना और इसको ऑक्सीजन में इंड्यूस कर दिया, तो एज ए रिजल्टेंट इसके यहाँ पे आपको पोषण पे बहुत सारे शूट रूट ऐसे ग्रो करती हुई दिख जाएगी, और इसके बाद आप इसको सॉइल में प्लेस कर दो तो आपका प्लांट डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से हो गया, रूट का फॉर्मेशन वहां हो गया। तो बेटा जी केस क्या याद रखना है, सभी जोर से बोलो एक साथ, कि रूट फॉर्म नहीं है वहां पे ऑक्सीजन रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, बट नेचुरली अगर आप एक पूरे प्लांट को देख रहे हो तो ऑक्सीजन फेवर शूट ग्रोथ, क्लियर, ब्रांच ग्रोथ, फ्लावर ग्रोथ, लीव्स ग्रोथ, नॉट रूट। इज इट क्लियर? यहाँ पे स्टार मार्क करके आप लिख लेना, उसके लिए आता है साइटोकाइनेसिस। अभी समझ में आ रहा है? देन पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या है? कार्पा मीन्स फूड, फ्रूट, कार्प मीन्स फ्रूट, कई बार बता चुके हैं, फंजाई में आया था बेसिडियो कार्प, एस्को कार्प, वहां पे भी वर्ड यूज किया था, प्लांट किंगडम में भी ये वर्ड यूज हुआ है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन इज, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट गैमेट फ्यूजन आपका फ्रूट बन गया, जैसे आपके नेचुरली है बनाना, ठीक है, तो उस केस को आप क्या बोलते हो? पार्थेनो कार्पी। तो यू कैन से इट्स अ फर्स्ट, तो फ्रूट दूसरा हो जाएगा, इसको हमें बस इतना याद रखना है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन। तो पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ IAA, इंड्यूस बढ़ा रहा है, क्लियर, इन अ पेस्ट फॉर्म टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर और बाय स्प्रेइंग द फ्लावर्स विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ IAA। अब ये यूज हो रहा है। अब आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई चीज होगी, ध्यान से सुनो, पहले भी बताया है, कोई भी चीज बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रही है, इट्स का मतलब वो मेल गैमेट से नहीं बन सकती है, वो ऑलवेज फीमेल गैमेट से बनेगी।
इसका रीजन होता है कि फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज। ये कई चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, बता रहे हैं हम इसको कई बार, 2-3 बार तो बता भी चुके हैं तुम लोगों को। ड्रोन का केस बताए थे जब हम लोगों ने हनी बी का केस पढ़ा था, तो वहां पे भी बताया था एक बार। लार्जर इन साइज, और लार्जर इन साइज है तो उसके पास साइटोप्लाज्म है, एंड साइटोप्लाज्म प्लेज रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दैट्स वाई ये टेंडेंसी किसके पास होती है? Universally, either you talk about the plant or you talk about the animals. Animals में पार्थेनोजेनेसिस बोल देते हैं, एंड लोअर प्लांट्स में पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। जहाँ पे फ्रूट बनता है वहां पे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो दो टर्म आपको याद रखना है, पार्थेनोजेनेसिस सॉरी, देखना, पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। It is related to plant. Fruit formation takes place. Fruit formation. दोनों प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, एंड इट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। ब्रॉडली आप एनिमल्स से बोलते हो, बट एक क्वेश्चन आया था उसमें पार्थेनोजेनेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जस्ट बिकॉज वहां पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यू कैन से इट रिपोर्टेड इन लोअर प्लांट्स। ठीक है, तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में अगर ऐसे केसेस दिखेंगे तो आप उसको पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हो। समझ में आ रहा है? बनाना, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स आर नाउ अडेज ग्रोन पार्थेनोकार्पिकली ऑन द कमर्शियल स्केल। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप पार्थेनोजेनेसिस से फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ा दियो। आप यू आर नॉट वेटिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, वो सारी प्रोसेस ही हटा दिए और पार्थेनोकार्पी करके आप फ्रूट्स को बना रहे हो। तो वो जो आपको बहुत सारे जिब्रेलिन ट्रीटेड, अभी जिब्रेलिन में हम बताएंगे, ट्रीटेड ग्रेप्स वगैरह दिख जाते हैं, जिसमें आप जो बड़े बड़े अंगूर दिखते हैं ना, वो एक्चुअली सब ट्रीटेड ही होते हैं। कंट्रोल ऑफ लॉजिंग। लॉजिंग इज बहुत तेज, ये क्रॉप खड़ी है, आपकी क्रॉप है, मान लेना भाई की क्रॉप है, ठीक है, सब एज्यूम कर लेना, ये गेहूं का खेत है, हवा चली और ये गेहूं का खेत देखोगे तो सब ऐसे ऐसे लुढ़क गया, मतलब गेहूं गेहूं की बाल लुढ़क गई, खेत नहीं लुढ़क गया। ये सारी उस हवा, जो एक हवा चली तेज, उसके डायरेक्शन में कहते हैं कि क्रॉप, कुछ तो इसका देहाती वर्ड भी था, गांव में यूज करते थे, ठीक है, गिर जाना, उससे रिलेटेड कुछ इसका टेक्निकल टर्म भी है उन लोगों के लैंग्वेज में जो खेती वगैरह करते हैं, और इंग्लिश उसका है लॉजिक। ठीक, तो आप अगर उसको ट्रीट कर रखे, ऑक्सीजन से ट्रीट करके रखोगे, तो हवा के, अब एकदम कहो कि आंधी आया है, सुनामी आया तो ऑक्सीजन बचा ले, ऐसा नहीं है, बट वो वहां पे एक लेवल तक ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है कि पूरी की पूरी खेत आपकी क्रॉप ग्रो कर रही है, भाई इसमें फ्रूट लगने वाला है, वो मैच्योर हो रहा है, और तब तक एक आंधी तूफान हल्का सा ही आया और सारी क्रॉप आपकी गिर गई, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ऑक्सीजन का स्प्रे कर, दैट फिनोमेना इज लॉजिंग। In some plants, when the crop is ripe and there is heavy rain accompanied by the strong winds, the plants bends, as a result of which the ear बोलते हैं inflorescence को, पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था ये टर्म, gets submerged in water and decays। ठीक है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, व्हीट का कैसा है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर गिर गया, धान, राइस का क्या है, इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा अगर आपका ये बारिश हुई है, पानी एक्यूमुलेट है और ये झुका, झुक के ये पानी में पहुंच गया, तो ये खराब हो जाएगा। If a dilute solution of any oxygen is sprayed upon young plants, the possibility, young आंधी तूफान आने के बाद नहीं बेटा, possibility of bending of plants is reduce, एकदम खड़ा कर दे ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है, रिड्यूस वर्ड यूज किया है, the stem becomes stronger by the application of oxygen। तो रीजन क्या है, स्टेम को स्ट्रॉन्ग कर दिया, भाई यही तो गिर रहा था, यही तो मुड़ रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया हमने, तो ये एक लेवल तक हवा, पानी, बारिश उसको झेल सकते। नाउ नेक्स्ट इज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में आपको ध्यान रखना है कि प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को, इसीलिए आप पार्थेनोकार्पी बोल दिए। इन अ पाइनएप्पल NaA promotes flowering। इन लेट्यूस, जो आप सैलेड की तरह यूज करते हो, ऑक्सीजन हेल्प्स इन डिलेइंग द फ्लावर, क्योंकि वहां पे आप क्या यूज करते हो बेटा जी, लीफ, ठीक है,
तो फ्लावर को डिले रखो, वेजिटेटिव ग्रोथ को ज्यादा रखो। इन कॉटन प्लांट्स द यूज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज द कॉटन सीड प्रोडक्शन। इनहेंस कर रहे हैं आप कॉटन के सीड का फॉर्मेशन। सीड बन रहा है मतलब ओवरी ज्यादा है, ओवरी ज्यादा है मतलब फीमेल फ्लावर ज्यादा है, तो प्रमोट्स फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन। नोट डाउन कर लेना बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं। फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। Auxin induce the differentiation of xylem and phloem in intact plant and also in callus produced in vitro. Callus word सबको पता है, कुछ ऐसा नया बात यहाँ नहीं है। In vitro मतलब लैब में, ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। तो डिफ्रेंसिएशन कर रहा है वेस्कुलर टिश्यू को फॉर्मेशन में, रूट के फॉर्मेशन में, शूट के फॉर्मेशन में, सब में आपको बढ़िया वाला ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ भर भर के पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें। ठीक है, अब शायद ज्यादा भी हो रहा होगा, चलो एंड कर देते हैं। कल ये 4-5 पॉइंट देख के और एनसीईआरटी के ऑक्सीजन्स को देखेंगे कल, मतलब मंडे को। बट यहाँ तक का किसी को कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि समझ में नहीं आ रहा है? देखो बेटा, फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि इंटरनली क्या हो रहा है जिससे उसकी फिजियोलॉजी हो रही है। तो आप एनाटॉमी पढ़े थे तो इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। मॉर्फोलॉजी इज द रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल एक्टिविटी से बाहर जो दिख रहा है दैट इज मॉर्फोलॉजी। तो अभी आप इंटरनल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल मैकेनिज्म है, जो केमिकल्स हैं, उनको ही आप पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा सुनने में जरूर टफ लग रहा होगा, लेकिन आप जस्ट अपना लेवल सेट करो कि अभी आप कहाँ हो। ये एक प्लांट है, इस प्लांट की ब्रांच है, ठीक है, इस पे लीफ लगी है, क्रॉप रखा है। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो इसका अपीयरेंस, तो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, इसको कट करके पढ़े तो एनाटॉमी पढ़े। नाउ इसके डेवलपमेंट को, ओवरऑल इंटरनल डेवलपमेंट में जो इंट्रिंसिक फैक्टर में हार्मोन, फाइटो हार्मोन रोल प्ले कर रहे हैं, उनको आप पढ़ रहे हो ना बेटा। तो मोलिकुलर लेवल पे आप पढ़ रहे हो, तो आप ये होगा तो टफ, लेकिन अभी तो आपको बहुत डिटेल इसकी पढ़नी ही नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, जस्ट वो हार्मोन कैसा है, उसके नेचर कैसा है, वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका कंपाउंड क्या है, वो वर्क क्या क्या कर रहा है। और सिर्फ ऑक्सीजन ही बहुत ज्यादा डिटेल में है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा 2 लेक्चर आप पेशेंस के साथ पढ़ो, फिर तो एक लेक्चर में ये चैप्टर खत्म। ठीक है, और फिर भी किसी को लगे तो एक आध बार लेक्चर रिकॉर्डेड सुनो, और फिर भी लगे तो हमसे पूछो, बातें करो, और हेल्दी रहो, ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करते रहो। रिवीजन लेक्चर हाँ लेंगे, बट टाइम रुक जाओ, बताते हैं। थोड़ा तुम लोग ब्रेक लो, खाना पीना खाओ, आराम करो, तो थोड़ा सा रुक के लेंगे। लेंगे लेंगे। चलो बाय।